अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की क्लास है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशंस का थर्ड पार्ट सॉल्यूशंस का। आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। तो आज सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी का थोड़ा बेसिक बोल देते हैं। सॉल्युबिलिटी जो रहती एक सब्सटेंस के लिए, सॉल्युबिलिटी वो अमाउंट रहता, मैक्सिमम अमाउंट जो कि दूसरे एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में उन्हें डिज़ोल्व होने के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट रहता एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ maximum amount of substance that can be dissolved in a specific amount of solvent। ओके, ये इसका डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखा होगा। ओके, अब ये जो है ना थोड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, उस पर भी डिपेंड करता है। और अब ये देखेंगे सॉल्युबिलिटी कैसी कैसी रहती है अलग अलग में। पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कैसी रहती है लिक्विड में, पहले वो देख लेंगे। तो पहली बात ये समझ लेना कि थोड़े स्पेसिफिक सॉलिड्स दूसरे स्पेसिफिक लिक्विड्स में डिज़ोल्व होते, हर सॉलिड हर लिक्विड में डिज़ोल्व नहीं होता। ओके, तो ये है, ये यहाँ पहला पॉइंट है जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। एनी सॉलिड cannot dissolve in every liquid, every solid cannot dissolve in every liquid। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो सॉल्ट रहता ना, NaOH, NaCl जो है अपने वाटर में डिज़ोल्व हो जाता। सॉल्ट और शुगर भी जो है ना डिज़ोल्व इन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता। पानी में नमक मिक्स करे तो वो डिज़ोल्व हो जाती नमक उसमें। बट नैफ्थलीन जो रहता ना, नैफ्थलीन और दूसरे सब्सटेंसेस जो है ना डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, बिकॉज एक उन लोगों का एक नेचर रहता है जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नैफ्थलीन वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, सॉल्ट हो जाता, शुगर भी हो जाता डिज़ोल्व वाटर में, बट नैफ्थलीन एंड एंथ्रासीन डिज़ोल्व नहीं होते। नैफ्थलीन और एंथ्रासीन बेंजीन में डिज़ोल्व होते, बट सॉल्ट और शुगर बेंजीन में डिज़ोल्व नहीं होते। ओके, बात समझ रहे हैं ना आप? ये सॉल्ट शुगर है, इन लोग डिज़ोल्व होते वाटर में बट नॉट इन बेंजीन। और ये नैफ्थलीन और एंथ्रासीन है, इन दोनों बेंजीन में डिज़ोल्व होते बट नॉट इन वाटर। तो इतनी सी बात, सिंपल। ऐसा क्यों होता बोले तो पोलर सॉल्यूट्स जो रहते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं। पोलर सॉल्यूट्स dissolve in polar solvents and non-polar solutes dissolve in non-polar solvents, ठीक है। ये है बात बेसिकली। अब आगे डिस्कस करेंगे पोलर सॉल्यूट्स dissolve in polar solvents, non-polar solvents। नॉन-पोलर सॉल्यूट्स पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं डिज़ोल्व होते और पोलर सॉल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व
नहीं होते। लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में रहता ना, लाइक चार्जेस रिपेल रहता। यहाँ पे लाइक सल्यूट्स डिजॉल्व्स इन लाइक सॉल्वेंट्स बोल के मतलब याद रखने के लिए बोल दे रहा हूँ ये ऐसा, ठीक है। बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, बस मैं याद अच्छा रहने के लिए बोल रहा हूँ। अब देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इससे पहले अगर मैं थोड़ा समझा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड का, और थोड़ा समझा देता हूँ। वैसे इसका पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पीडीएफ देख ले सकते हैं, गूगल ड्राइव पे है, इजी टू एक्सेस। अब देखो यहाँ पे पहले तो दो टाइप के सॉल्यूशंस रहते, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। दो टाइप्स के सॉल्यूशन हो गए, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो है ना और ज़्यादा सल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि अब वो फुली डिज़ोल्व हो गया हो, उससे ज़्यादा सल्यूट नहीं डाल सकते। नो मोर सल्यूट नीडेड, ठीक है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स कि जिसमें और सल्यूट डाल सकते, ठीक है। मोर सल्यूट इज नीडेड, ठीक है। इतना सही है बस बेसिक डिफरेंसेस सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का। और अब अभी डिस्कस करें अपन कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है ना अफेक्ट करते सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड को। वो कैसा करते वो डिस्कस करेंगे। ले चैटलिव्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है ना उसको फॉलो करते हुए अगर एक नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन है, नियरली सैचुरेटेड, तो उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस जो रहता एंडोथर्मिक रहता। एंडोथर्मिक इन द सेंस डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी जो है ना टेम्परेचर का अगर इफेक्ट देखे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और अगर प्रेशर का देखे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे, बट क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, तो उन लोगों का जो है ना वैसे तो उतना इफेक्ट नहीं होता, बट बिकॉज उन लोग इनकम्प्रेसिबल है, सॉलिड है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, और लिक्विड भी है वो भी एक स्टेट में रहता बट आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। गैसेस ईजी रहते कंप्रेस करने के लिए, बट सॉलिड और लिक्विड नहीं रहते। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब इस पर डिस्कस करेंगे। गैसेस जो है ना बहुत सारे, मतलब मैनी गैसेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते, बहुत सारे गैसेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते। ऑक्सीजन सिर्फ एक बहुत छोटे एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होता वाटर में। अगर ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो गया तो उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है ना एग्जिस्ट करती, ठीक है। नहीं तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन नहीं मिल सकता था, इसीलिए ऑक्सीजन का डिज़ोल्व होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखो
HCl गैस जो रहती ना वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है. Solubility of gases in liquids is greatly affected by pressure and temperature. Greatly. Okay. अब कैसा इफेक्ट होते, ग्रेटली इफेक्ट होते बोल के तो बोल दिया मैं, बट हाउ डज इट अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो है बड़ा क्वेश्चन. पहले तो ये सॉलिबिलिटी जो रहती ना वो इंक्रीज होती विथ इंक्रीजिंग प्रेशर. ठीक है. और टेम्परेचर से उतना शायद इफ़ेक्ट होता भी है, नहीं होता. यहाँ पे पहले प्रेशर के इफेक्ट की बात कर लेंगे. ये डायग्राम देख लो, इसमें प्रेशर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का. ठीक है. ये है यहाँ पे, अभी रीडर में भी है, मैं भी यहाँ पे लगा दिया. देखो पहले ये बिफोर समझो इसको आफ्टर अप्लाइंग इंक्रीजिंग प्रेशर. ये बिफोर इंक्रीजिंग प्रेशर नॉर्मल प्रेशर में है, लो प्रेशर भी बोल सकते हो इसको. लो प्रेशर की कंडीशन पे ऐसा है आपका सल्यूशन. यहाँ पे ये वेट है, ये वेट को फिर बाद में ट्रिपल कर दिए. ओके. ये पिस्टन्स है जिससे सल्यूशन क्लोज्ड हो गया है पूरी तरह से. और यहाँ पे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी है. ओके. तो अब ये सिस्टम के जो है ना, सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. और जो गैशियस पार्टिकल्स है वो सल्यूशन के फेज़ में, मतलब सल्यूशन फेज़ में जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा स्लो रहता, जल्दी सल्यूशन नहीं बनता. लेकिन यहाँ पे देखें तो उन लोगों का पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा करीब है, नियर है, इसीलिए जल्दी यहाँ पे सल्यूशन बन जाता. और ज़्यादा बनता सल्यूशन, जल्दी बनने की मेन पॉइंट नहीं है, बट ज़्यादा बन जाता सल्यूशन. यहाँ पे कम बनता बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल्स फार अपार्ट है. यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होने से पार्टिकल्स नियर है, जिससे कि ज़्यादा सल्यूशन निकलता. ठीक है. ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस. ओके. अब नेक्स्ट चीज़ है, ये प्रेशर और सॉलिबिलिटी के रिलेशन सबसे पहले हेनरी दिए, साइंटिस्ट नेम्ड हेनरी. ठीक है. उन्होंने दिए सबसे पहले इसकी रिलेशन, जिसको हेनरीज लॉ बोलते हैं. अगर लॉ का स्टेटमेंट बोले तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the liquid or solution. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेनरीज लॉ. ओके, जस्ट एक सेकेंड. The solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of liquid. ठीक है. ये हो गया हेनरीज लॉ. आगे क्या डिस्कस करेंगे. डाल्टन जो है ना, उन्होंने भी एक स्टेट करे कि कंक्लूड करे कि जो है ना, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड सोल्यूशन इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है. तो बेसिकली उन लोगों को मैथमेटिकली रिलेट कर दिया डाल्टन
जो हेनरी का लॉ था उसको यूज़ करके के। तो उन्होंने क्या बोले बेसिकली कि अगर मोल फ्रैक्शन जो है गैस का सोल्यूशन में, अगर वो उसकी मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी है, तो ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑफ द सोल्यूशन। और इसका जो है ना मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म क्या है बोले तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ऑफ द सोल्यूशन। उसका एक रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ मैं, सिर्फ बोलने से फ़ायदा नहीं है। P इज़ पार्शियल प्रेशर, KH हेनरीज कांस्टेंट एंड X इज़ X नहीं बेसिकली मोल फ्रैक्शन है वो। ओके, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। आई मीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। राइट, KH हेनरीज कांस्टेंट है, बोल दिया मैं पहले। अब अगर ग्राफ ड्रॉ करे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो यह ऐसा आता ग्राफ, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ सम सोल्यूशन भर, ठीक है। हर गैस के लिए अलग KH वैल्यूज़ रहते और जो है ना सेम टेम्परेचर पे हर गैस के अलग अलग KH वैल्यूज़ रहते। एवरी गैस हैज़ डिफरेंट KH वैल्यूज़। तो इससे एक बात स्टेट कर सकते कि KH इज़ ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, ठीक है। बेसिकली उस पर डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए उसको एक फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस बोल सकते हैं। फिर अब देखो यहाँ पे बोलता हूँ, अब अगर ये जो इक्वेशन थी P इज़ इक्वल टू KH X की, वो इक्वेशन से जो है ना इतना मालूम हो जाता कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा नहीं है गिवन प्रेशर पे, सॉल्युबिलिटी उतनी कम रहती। बल्कि KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड उतना ही कम होती जितना KH इंक्रीज होता। अब देखो यहाँ पे नीचे एक टेबल है, उस टेबल में जो है ना KH वैल्यूज़ है N2 एंड O2 के, जो कि इंक्रीज़ होते विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मैं वो टेबल पहले बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, वैल्यूज़ ऑफ हेनरीज कांस्टेंट फॉर सम सेलेक्टेड गैसेस। हाँ, ये KH वैल्यूज़ है और ये टेम्परेचर है, ये गैस का नाम है। यहाँ पे देखो N2 की 2 बार दी हुई है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड O2 की भी 2 बार दी हुई है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, 293 केल्विन एंड 303 केल्विन, ठीक है। क्योंकि N2 और O2 ज़रा इम्पॉर्टेंट गैसेस है, सबका यहाँ पे दिखा दे रहा गैसेस का टेम्परेचर के साथ उनकी जो वैल्यू है KH की। एक बार नोट कर लिया तो अच्छा है, मतलब देख लो अच्छे से। ये नाइट्रोजन के है, यहाँ पे CO2 की भी है। हाँ, एक्वेटिक स्पीशीज़ जो है ज़्यादा कंफर्टेबल रहते कोल्ड वाटर्स इन रादर देन वार्म वाटर्स, इसीलिए ये जो है ना टेम्परेचर डिक्रीज़ होते गए वैसा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होती, इसीलिए इंक्रीज़ होती। अब नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, वो देख लो एक बार, बुक में ही देख लो। एग्जाम्पल 2.4 प्रॉब्लम। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करना चाहिए, अच्छा रहता है।
और हेनरीज लॉ जो है ना, उसके सेवरल एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्री में, और थोड़े बायोलॉजिकल फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करता, जिसमें से कुछ नोटेबल एप्लीकेशंस है कि अगर देखो आपको ये इसका हो गया ना, अगर आपको जो है ना CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करना है तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में या सोडा वाटर में वो बॉटल को हाई प्रेशर में सील कर देते हैं, हाई प्रेशर सील। आप देखते वो कोई भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल रहने दो या सोडा का बॉटल रहने दो, उसमें जो है ना हाई प्रेशर से उसको उसके कैप को अच्छे से हाई प्रेशर से लगाते, बिकॉज़ इसकी CO2 की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होने, और वो बोलते हैं ना, अब एक बार थम्स अप को बॉटल खोल दिए तो जल्दी उसको पी लेना, नहीं तो गैस उड़ जाती, वैसा बोल के उन्हें पूरा मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होते 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 पूरी गैस बाहर चले जाती, सिर्फ लिक्विड रह जाता वो, इसीलिए उसका फ़ायदा नहीं है। फिर थम्स अप पीने का फ़ायदा ही क्या हो, गैस उड़ गई। इसीलिए बोलते गैस कौन सी रहती, वो CO2 गैस रहती, और वो उसमें जब तक अच्छे से सॉल्युबल है, सही सोल्यूशन के फॉर्म में है, सेमी सोल्यूशन बहरहाल, बट जब तक ही पी लेना बोलते हैं। और स्कूबा डाइवर्स जो रहते हैं ना, उन लोगों को हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिज़ोल्व गैसेस से कोप अप करना पड़ता, क्योंकि हाई प्रेशर वाली एयर को उन लोग जो है ना ब्रीथ करते हैं उससे अंडर वाटर, इसीलिए प्रेशर से जो है सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती और एटमॉस्फेरिक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती, जिससे अपने ब्लड पे इफ़ेक्ट पड़ता अपने को, मतलब पेन्स होते हैं उसमें। तो जब स्कूबा डाइवर्स सरफेस पे आते हैं, प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता ना एयर का, इससे जो है डिज़ोल्व गैसेस रिलीज़ होते और बबल्स का फॉर्मेशन होता, नाइट्रोजन के बबल्स फॉर्म होते ब्लड में, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स व्हेन रीच सरफेस गेट नाइट्रोजन गैस बबल्स इन ब्लड, ठीक है। इससे कैपिलरीज ब्लॉक हो जाते और मेडिकल कंडीशन बेंड्स बोल के मेडिकल कंडीशंस जो है ना आ जाती, जो कि बहुत पेनफुल रहती है और लाइफ के लिए डेंजरस होती है। अब इसको अवॉइड करने के लिए और इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को भी अवॉइड करने के लिए, हाई कंसंट्रेशन की वजह से जो टैंक्स उन लोग यूज़ करते, उसमें जो है ना जो एयर आती ना एयर टैंक्स में, वो एयर टैंक्स में वो 11% हीलियम और 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% ऑक्सीजन से बनाते हुए एयर। ये मिक्सचर ऑफ एयर रहता है उन लोगों के एयर टैंक्स में, स्कूबा डाइवर्स के, ताकि उन लोगों को बेंड्स नहीं होना चाहिए। और अब थर्ड पॉइंट, एट हाई एल्टीट्यूड्स जो पार्शियल प्रेशर रहता है ऑक्सीजन का, वो कम रहता ग्राउंड लेवल से कंपेयर करें तो, जिससे कम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ब्लड्स में भी हो जाता और टिश्यूज़ में, लोगों के टिश्यूज़ जो रहते हैं ना अपना बॉडी के टिश्यूज़, उसमें भी जो है ना कम कंसंट्रेशन रहता ऑक्सीजन का, हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते या फिर जो क्लाइंबिंग करने वाले लोग रहते। अगर लो ब्लड ऑक्सीजन रहा तो क्लाइंबर जो है वीक हो जाते और सही से सोच भी नहीं सकते, इसको एनॉक्सिया बोलते, ठीक है। ये सोच लो। और ये जो स्कूबा डाइवर्स का है, ये आईपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आईपी VSCQ में आ सकता, ठीक है। अच्छा खासा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रेफर कर लो इसको एक बार पूरा,
वो टेक्निकल टर्म्स में लिख सके वैसा फिर आंसर। और इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अब डिस्कस करेंगे। अब है solubility of gases in liquids decreases with rise in temperature. Solubility decreases with increasing temperature. Solubility of solids का डिफरेंट था, गैस का डिफरेंट है। जब डिज़ोल्व होते ना तो गैस मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड फेज में रहते और जो है डिसोल्यूशन का जो पूरा प्रोसेस रहता उसको कंडेंसेशन से और ये जो हीट इवॉल्व होती इससे रिलेट कर सकते, सिमिलर रहते वो। अब पहले के सेक्शन में अपन पढ़े थे कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस रहता उस वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता और इसीलिए ली चैटलर्स प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता उसके लिए। अब डिसोल्यूशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो सॉल्युबिलिटी जो है इसीलिए डिक्रीज होती विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़े इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है, उसको भी आप लोग सॉल्व करने को ट्राई करिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस है, इन लोगों को सॉल्व करे तो आप लोगों के लिए बेटर रहता है। एनसीईआरटी में ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहते। मैं एक 2.6 जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, H2S इज़ अ टॉक्सिक गैस विथ रॉटन एग like smell used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0, calculate Henry's law constant. यहाँ पे अपने को solubility दे दिया, solubility क्या दिया क्वेश्चन में, H2S की in water बोल रहा, at STP is 0.195, ठीक है। at STP है तो टेम्परेचर 298 केल्विन रहता, 25 डिग्रीज बोल सकते बेसिकली। एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज़ KH आपको कैलकुलेट करना है, विच इज़ क्या है KH, उसको बेसिकली प्रेशर बाय मोलैरिटी बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए अपने को मोलैरिटी की वैल्यू होना है। मोलैरिटी क्या रहती बेसिकली, अब इसका मोल फ्रैक्शन क्या रहता, मोल्स ऑफ सल्यूट बाय टोटल मोल्स, ठीक है, वही रहता। तो मतलब बेसिकली H2S के नंबर ऑफ मोल्स एंड H2S के और किस में डिज़ोल्व हो रहा हो, वाटर के, ठीक है, वो दोनों होने का रहता अपने को। तो अब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इसकी ये है वाटर में 0.195। इसका क्या मतलब होता कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, बेसिकली 1 kg ऑफ वाटर, ये रहता ना इसका मीनिंग। सॉल्युबिलिटी है मतलब सॉल्युबिलिटी का वही डेफिनेशन है। तो मोल्स ऑफ वाटर इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ वाटर क्या रहते हैं, ये 1000 ग्राम बाई वाटर का वेट क्या रहता, मॉलिक्यूलर वेट 18। तो अगर इसको डिवाइड करें तो अपने को आंसर आता, इसका आंसर आता नियरली 55.5 के आसपास, ठीक है। ये है मोल्स ऑफ वाटर, ये यहाँ पे आ गया और यहाँ से ये आ गया 0.195 प्लस 55.5, ये होता नियरली 0.003, ठीक है। कैलकुलेट करता तो कर लो, मैं पहले सॉल्व कर लिया था।
ये आ गया अपने को, सिर्फ मोल फ्रैक्शन आया अभी। फाइनल आंसर क्या होने का है, KH होने का है। तो KH के लिए यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। KH इक्वल्स P, प्रेशर STP पे है तो टेम्परेचर 298 केल्विन रहता एंड प्रेशर जो रहता वो 0.98 बार रहता प्रेशर, नियरली। उससे थोड़ा बढ़ के भी रहता बट 0.98 बार लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो 0.98 बार डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं रहता बिकॉज यहाँ पे ना मोल्स से ही मोल्स को डिवाइड कर रहे हैं तो ये यूनिट कैंसिल आता है, इसलिए इसका यूनिट नहीं रहता। डिवाइड बाई 0.003, इससे इसका आंसर 280 समथिंग आता, ठीक है, 280 समझो, 280 बार। तो ये रहता है इसका फाइनल आंसर नियरली आपके क्वेश्चन का। तो ऐसे ही आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो और आंसर अगर हो सका तो, इतनी ताकत है तो कमेंट कर दो, नहीं तो जाने तो, कुछ सॉल्व कर लिया तो भी बस है। ओके, नोट्स का PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से नोट्स देख लो, अच्छे से रेफ़र कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। और आगे के वीडियोस के लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन जो है एक अच्छा खासा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। वेपर प्रेशर, रिलेटिव वेपर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये चैप्टर का वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट समझो, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट क्लास सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।